नमस्कार साथियों। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इसी श्रृंखला में वीडियो जो हमारे रेगुलर आ रहे थे उसमें आज हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। आज जो वीडियो है वो केमिस्ट्री के ऊपर है। केमिस्ट्री में कुछ 4-5 टॉपिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा आज, और उनको कैसे पढ़ना है, और लगभग 99.9% प्रश्न वहीं से आएगा जो मैं आपको, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ जहाँ से हर बार केमिस्ट्री में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे। काफ़ी पूछ रहे हैं बच्चे भी, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी पढ़नी है। आगे का जो वीडियो होगा उस पर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात करेंगे, ऑर्गेनिक में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो अपना विषय है वो है केमिस्ट्री में वो 5 से 6 टॉपिक जो केवल थ्योरेटिकल हैं और केवल एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, और पीछे के पेपर आपको देखते हुए उनको हल करना है। केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं यदि नॉर्मल ही आपकी तैयारी है, नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं तो भी, और मानकर चलो सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं केमिस्ट्री में आ जाते हैं। सेकंड ग्रेड में सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री ही देती है अपने को, यदि हमने थोड़ा सा सीरियस होकर केमिस्ट्री को पढ़े तो। इसमें आज मैं उन टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और आप मानकर चलें 7-8 प्रश्न आपको देकर जाएंगे। तो केमिस्ट्री में इनका आप रिवीजन जरूर करें। जो मैं चीज़ बताऊं आप उनको अच्छे से तैयार कर लें, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा 101%। तो मैं सबसे पहले ब्लॉक की बात करूंगा आज। जो ब्लॉक अपने दिए हुए एस है, पी है, डी है और एफ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके साथ आप आवर्त सारणी वाला टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लें। ये कॉमन टॉपिक है कि जब भी आप आवर्त सारणी पढ़े तो उसको उसके साथ लेकर चलें, क्योंकि आवर्त सारणी का ही टॉपिक है ये, और वहां से लगभग प्रश्न मिक्स रहते हैं। आवर्त सारणी और इन 4 ब्लॉक से मानकर चलो आप 7-8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा ही हो सकती है संख्या, लेकिन 8 प्रश्न मिनिमम है, 8 से 9 प्रश्न, और इजी है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल इनसे नहीं आता है। तो एक बड़ा स्कोर मान सकते हैं अपने। 8 प्रश्न कम नहीं होते अपने आप में, मतलब 16 मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं। तो आप इसमें गलती ना करें। यदि आपने इन यूनिट को छोड़ रखा है तो इन्हें आप जरूर पढ़ लें। मैं आपको तरीका बता देता हूँ जहाँ तक, क्योंकि मैंने पीछे के खूब पेपर देखे हैं। लगभग 2016 से मैं सेकंड ग्रेड से जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं, 2016 में जब मैंने बीएड स्टार्ट की थी उसी टाइम से मैंने केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स को बहुत नज़दीकी से देखा है। आरपीएससी उस टाइम के मेरे पास पेपर मैं वहाँ रेगुलर देख रहा हूँ। आरपीएससी कहाँ से प्रश्न बना रहे हैं, तो आप मानकर चलें कि लगभग प्रश्न उसके आसपास ही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे बाहर जाने की संभावना 0% है। तो आप जो पूरा वीडियो देखें और मैं जहाँ से आपको बताऊँ आप उसको अच्छे से कवर कर लें। और टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें। और टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से जीके का चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करना है। दोनों चैनल हैं। तो हम बात पे मुख्य टॉपिक पे आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको जो डी ब्लॉक है उसकी एफ और डी ब्लॉक की अपने बात कर रहे हैं। एफ ब्लॉक में आपको पता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दे रखे हैं, और डी ब्लॉक में 3D 4D 5D श्रेणियां हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आप इन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को टॉपिक को एनसीईआरटी में देखें। सबसे पहले आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रम, सबसे पहले आपको क्रम ध्यान रखना है। कैसा, कौन सा तत्व, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 से लेकर 30 तक ये 3D श्रेणी है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद 4D श्रेणी को आप देखें कहाँ से कहाँ तक है, इट्रियम, जार्कोनियम, नियोबियम, इस तरह एंड तक। उसके बाद अगली श्रेणी हाफनियम, टेंटेनम देखें, 45D श्रेणी। उनको आप सबसे पहले एक कॉपी में लिख लें, रजिस्टर में नोट कर लें। उसके बाद पहले आपको क्रम संख्या ध्यान होनी चाहिए, तत्व इतने नंबर पे आ रहा है, ये एलिमेंट इस नंबर पे है। उसके बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें सामने। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो ही पूछा जाएगा जो अपवाद होगा, जो अन्य से भिन्न होगा। अब स्कैंडियम से लेकर आपको पता है क्रोमियम एक अपवाद और एक कॉपर अपवाद है, तो वहीं से प्रश्न पूछता है, उसकी संभावनाएं कम है। मैं बता दूंगा आपको प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा 4D में भी एक अपवाद है, आगे 5D में भी 1-2 अपवाद हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। कई बार इनका पूछ लेता है, ऊपर का एलिमेंट दे देगा, नीचे उसकी सीध में कौन सा एलिमेंट्स आएगा। तो आपको पूरी अच्छी तरीके से इसको तैयार करना है। कैसा भी एग्जामिनर घुमाए आपको घूमना नहीं है उस प्रश्न के साथ, और इजी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आपको इनके डी ब्लॉक की अपने बात करें तो इसके चुंबकीय गुण
आपको ध्यान रखने हैं। डी ब्लॉक तत्व उसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, मतलब अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। उसके बाद रंगीन है या रंगहीन, इनका सिंपल फॉर्मूला है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है चक्रण का निकालने का। चक्रण का आपको पता है फॉर्मूला, रूट के अंदर n+2 बाहर n+2 के हिसाब से फॉर्मूला है, सिंपल। आप उससे संख्या निकाल सकते हैं। n वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। जहाँ D9 है तो आप निकाल सकते हैं, D8 है तो वो सिंपल आपसे पूछेगा तो आराम से मैं मानता हूँ। और न्यूमेरिकल यदि बनेगा तो यहीं से बनेगा, इसके अलावा न्यूमेरिकल है नहीं। इसके अलावा रंगीन और रंगहीन आयन्स यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से आयन रंगीन होते हैं, कौन सा रंगहीन होता है, तो उसको आपको आइडिया है भी कौन से रंगीन और कौन से रंगहीन होते हैं। जिनमें D0 और D10 वाले क्या होंगे, रंगहीन होंगे, बाकी सारे रंगीन। जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो रंगीन होते हैं, यहाँ से वो प्रश्न आता है। इसके अलावा इनकी कैटालिस्ट चुंबकीय प्रवृत्ति, जो उत्प्रेरकीय प्रवृत्ति है, कोई भाग इन डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक का कोई तत्व किसी उत्प्रेरकीकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे हाबर प्रक्रम अमोनिया का निर्माण है, वहाँ आयरन भाग लेता है। निकल एक जो है वहाँ भाग ले रहा है, आपको पता होगा कहाँ भाग लेता है, हाइड्रोजनीकरण है एक प्रक्रिया, वहाँ भी कोई एलिमेंट्स भाग लेता है। तो वो उत्प्रेरक के रूप में यदि कोई डी और एफ ब्लॉक काम में आ रहा है तो वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लगभग इसी तरह इसके अलावा यदि कोई धातु एली जिसको बोलते हैं, जहाँ मिश्र धातु जहाँ बन रही है वहाँ भी इनका उपयोगिता है, मिश्र धातु में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक में लगभग यहीं से प्रश्न आना है, इससे बाहर मैं नहीं मानता कोई प्रश्न आने की संभावना है। इसके अलावा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप ध्यान रखें, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो वहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। इनके अलावा इनकी क्षारीय प्रकृति, ऑक्साइड कोई भी हो, जैसे अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, वहाँ से भी डी ब्लॉक में प्रश्न आ जाता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। नॉर्मल यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा यदि अपने एफ ब्लॉक पर आए, एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको मैं बता दूं, इसी तरह सबसे पहले आपको लेंथेनाइड को लिखना है। कहाँ से आपको पता है, लेंथेनाइड सीरियम से स्टार्ट होती है, सीरियम, प्रोजोडीनियम, नियोडीनियम, सीरियम, प्रोजोडीनियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गोडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम और थूलियम, यहाँ तक लेंथेनाइड है। तो आप 103 तक मानकर चलो, 58 से लेकर 103 तक 14 एलिमेंट्स हैं। उनको आपको सबसे पहले उनका क्रम, उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी विशेष ध्यान जहाँ देना है, जहाँ अपवाद हो, जो अन्य से अलग हो, तो उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद वही चुंबकीय प्रवृत्ति, इनके ऑक्साइड, क्षारीय प्रवृत्ति, ऑक्साइड जो क्षारीय, अम्लीय या उभयधर्मी हो कोई। इसके अलावा मैंने आपको उसी तरह उत्प्रेरक में यदि कोई काम आ रहा है, उत्प्रेरकीकरण प्रक्रिया में यदि कोई कैटालिस्ट में इनका कोई उपयोग है तो वहाँ से आपको पढ़ना है। इसके अलावा रंगीन और रंगहीन आयन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगीन आयन, रंगहीन आयन, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग प्रश्न यहीं से घुमाए जाते हैं और आपने प्रश्न के साथ घूमना नहीं है, प्रश्न का स्थायित्व अपने को पता होना चाहिए। यदि जब तक आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं ध्यान रखोगे, जब तक आप नहीं समझ पाओगे, अच्छे से तैयार कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तभी आपको समझ में आएगा अगला पूछना क्या चाह रहा है। कई बार अपने प्रश्न की भाषा यदि एग्जामिनर घुमा देता है तो अपने समस्या हो जाती है। तो आप पहले प्रश्न की लैंग्वेज समझें कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो और एनसीईआरटी के अलावा आपको केमिस्ट्री कहीं से नहीं पढ़नी है, 101% एनसीईआरटी से आ जाएगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके अलावा यदि आप ऑब्जेक्टिव कहीं से निकालें तो वो बेटर रहेगा, ऑब्जेक्टिव आप जरूर निकाल लें ताकि आइडिया हो जाए। जैसे पूछ लेता है लेंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 3 है, अधिकतम क्या है 7 है, तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा मिश्र धातु में किस लेंथेनाइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन सा डी ब्लॉक भी उसमें एक काम आ रहा है, मिश्र धातु में अधिकतम किसका उपयोग होता है, आयरन का होता है, सीरियम का होता है। इस तरह के प्रश्न, कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा इनका कोई दैनिक जीवन में उपयोग हो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड का, तो वो भी आप कर लें। इसके अलावा लेंथेनाइड प्रभाव क्या है, तो वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। तो यहाँ इसके आसपास ही प्रश्न रहने की संभावना है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक की। एस ब्लॉक को आप नॉर्मली करना है, एस ब्लॉक से कोई संभावना बहुत कम है प्रश्न की, लेकिन आएगा तो भी आप सिंपल प्रश्न आएगा आप कर लेंगे। पी ब्लॉक है, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली बात तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जो 12th एनसीईआरटी उसमें दिया हुआ है पी ब्लॉक, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। वो ये कॉमन टॉपिक है पी ब्लॉक, जब आप पढ़ेंगे तो आवर सारणी से रिलेटेड भी प्रश्न आ जाते हैं यहाँ।
यदि आयनन विभव का भी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हैं जो कॉमन हो वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण अंक निकालने का फॉर्मूला भी यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन संकरण का प्रश्न भी पी ब्लॉक से आ जाता है। इसके अलावा कोई बहुलक वगैरह का प्रश्न भी एक आधा यहाँ से आ जाता है। तो ये कॉमन टॉपिक है जो एनसीईआरटी में सारणीज बनाई हुई है ऑक्सीकरण अंक की, क्षारकता की, या अन्य सिलिकन का भी एक आगे सिलिकेट्स वगैरह भी आगे दे रखे हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लें जहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है। डाई बोरोन की संरचना दे रखी है, उसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। कौन सा संकरण पाया जाता है, बंड कौन से पाए जाते हैं, 2 कार्बन 3 सेंट्रल या 2 कार्बन, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक भी आप मानकर चलो, आपको 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो आप संभावित मानो पी ब्लॉक से। तो मैंने जो ये टॉपिक बताए हैं, अभी मैंने आवर सारणी पर चर्चा नहीं की है, उससे पहले जो 4-5 टॉपिक बताए हैं, डी है, एफ है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक है, यहाँ से आप ज़्यादा नहीं तो 7-8 प्रश्न, 6-7 प्रश्न तो आप मान कर चलें। जहाँ आज तक पीछे के पेपरों को मैं देखते हुए आपको बता रहा हूँ, कोई एसए वगैरह का, अन्य जो भी एग्जाम कॉलेज लेक्चर का, जहाँ भी आरपीएससी केमिस्ट्री पूछ रही है, तो वहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये आपको अच्छे से जो मैंने आपको बताया इसी हिसाब से आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आवर्त सारणी का आपको सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कॉमन है, उसमें आपको सभी एलिमेंट्स एस पी डी ब्लॉक सब ध्यान होना चाहिए। उसके बाद उनका क्रमांक पता होना चाहिए। इसके अलावा उनकी विद्युत ऋणता क्या होगी, आयनन विभव का क्रम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होगा। यहाँ से सिंपल प्रश्न पूछ लेता है ज़्यादातर, द्वितीयक आयनन विभव, प्राथमिक आयनन विभव, और सबसे ज़्यादा फेमस जो प्रश्न है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको पता है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ आपने घूम जाता है, वहाँ फ्लोरीन कराता है, कोई आयोडीन बता देता है। तो ये आपको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लगभग आवर सारणी में यहीं से प्रश्न आता है। बाकी ये जो यूनिट्स मैंने आपको बताई, इसको आपको इसी हिसाब से आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर चर्चा करेंगे। मैं वीडियो बिल्कुल छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको इसको पूरा देखें, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें और इन टॉपिकों को इसी हिसाब से तैयार करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द, कल तक मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें नेक्स्ट टॉपिक पर अपने चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लगे रहें, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और घबराए नहीं भाई सर हमें तो घबराहट हो रही है, एग्ज़ाम नज़दीक, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम आएगा, आना भी चाहिए। तो आप जिस रणनीति से, जिस तैयारी से आप लगे हुए हैं, उसी हिसाब से आप रेगुलर तैयारी करते रहें, और जिस स्पीड से आप लगे उसी स्पीड से आप अच्छे से सिलेबस को कवर करें, और ऑब्जेक्टिव आप निकालते रहें। साथ साथ मैं पुनः वही बातें दोहरा रहा हूँ जो हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लेकिन गलती आप यही कर रहे हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको पता चले भाई हम प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।